जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निपथ वॉरियर पर। जैसा कि आपको पता है हम एक पीवाई की सीरीज़ कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। आशा करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी। डेली बेसिस पे जो हम कर रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप नोट्स उसके बनाते चल रहे होंगे। एंड जो मैंने आपको बताया कि इसका एकमात्र सीरीज़ तभी कारगर हो सकती है जब इसमें आप ट्रिपल आर लगाते चलें। ट्रिपल आर, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं टू दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जैन धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है। तो देखिए इसमें हमारे जो ऑप्शंस है वो चार दे रखे हैं। चंद्रगुप्त, ये गलत ऑप्शन है इसका। अशोक या फिर बुद्ध। अब यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बचता है वो महावीर स्वामी जी के बारे में बचता है। कौन? महावीर स्वामी। अच्छा, जैन धर्म के संस्थापक के बारे में एक बड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ ये है कि कहीं कहीं ऋषभ देव को भी इनके फाउंडर, इनके संस्थापक के रूप में, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। कौन? ऋषभ देव। अब देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें या तो महावीर स्वामी देगा या ऋषभ देव देगा, दोनों चीज़ें नहीं देगा। ऋषभ देव हैं क्या? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है। और ये 24 में है। मैं इसको आगे बताता हूँ, आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, जैन धर्म है क्या। जैन धर्म परंपरागत रूप से पहले तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं। इसके जो संस्थापक हैं जैन धर्म के, जो जैसा मैंने आपको बताया, तो संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। और इसके जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो कौन है? महावीर स्वामी। अच्छा, जैन धर्म के बारे में एक चीज़ और है कि जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा के रास्ते पर चलना, ठीक है। तो तीर्थंकर जो हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो, जैसे पहले तीर्थंकर जो हमारे हैं वो ऋषभ देव हैं, और 24 में या फिर अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो हमारे महावीर स्वामी। तीर्थंकर ने क्या करा? जैन धर्म का प्रचार उन्होंने बढ़ चढ़कर किया था। एक बोल सकते हैं कि उन्हीं के लीडरशिप में जो प्रचार प्रसार है वो हुआ था। तो सबसे पहले जो इनके माने जाते हैं वो ऋषभ देव माने जाते हैं। अगर यहाँ पे ऋषभ देव, महावीर स्वामी की जगह ऋषभ देव ऑप्शन में होते तो हम ऋषभ देव को भी टिक करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें 3 तीर्थंकर याद करने की ज़रूरत रहती है। पहले जो ऋषभ देव हैं, दूसरे पार्श्वनाथ, सॉरी 23 में पार्श्वनाथ, और 24 में महावीर स्वामी। ये 3 ही इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 1599 ईसा पूर्व में माना जाता है जैन परंपरा के अनुसार। इनका जो जन्म स्थान है वो वैशाली में है, बिहार में जो पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला, और इनके बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि महावीर स्वामी हैं जो इनके बचपन का नाम क्या है, ठीक है। तो इनके जो बचपन का नाम है वो है वर्धमान। क्या नाम है? वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया था। मतलब जब ये 30 साल के हुए थे तब इन्होंने ग्रह त्याग दिया था, और 12 साल, यहाँ पे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्या हो गया था? 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और 72 वर्ष की आयु में, ये मैं बात कर रहा हूँ महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में अपना निर्वाण किया था। निर्वाण का मतलब है पहला उपदेश दिया था। क्या किया था? इन्होंने उपदेश दिया था। और जैन धर्म से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। महाव्रत क्या है? जैसे हमें क्या करना है? अहिंसा से रहना है, ठीक है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, सत्य वचन बोलना है। अयस्त्य, अयस्त्य का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना, चोरी ना करना, जो यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचार्य का मतलब रहता है एक अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके एक सुख संबंधी जीवन को व्यतीत करना, ठीक है। जैसे हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मचार्य है ना, फिर उसके बाद 18 के वर्ष के पश्चात शादी करना, उसके बाद अन्य अन्य जो हमारी चीज़ें हैं उनको माना जाता है। उसमें एक ब्रह्मचार्य, जैसे 4 चरण में इसको बांटा गया, तो पहला जो चरण माना जाता है वो ब्रह्मचर्य माना जाता है, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ होता है अपना, है ना।
गृहस्थ। गृहस्थ के बाद एक तपस्या, जिसमें हम तपस्या करते हैं, वो रहता है ना। और एक और रहता है, वो मुझे याद नहीं आ पा रहा है, खैर ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न का मतलब क्या है? साम्य दर्शन। साम्य का मतलब होता है सही, सही श्रद्धा। दर्शन का मतलब सही श्रद्धा, सही आस्था जो हमारी है ना, या आस्था भी बोल सकते हैं। अच्छा, साम्यक ज्ञान। साम्यक ज्ञान का मतलब है आपको किसी भी चीज़ का सही ज्ञान होना जरूरी है। अगला है साम्यक चरित्र। चरित्र का मतलब क्या है? आचरण, मतलब करेक्टर तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा चरित्र कैसा है। ये तीन चीज़ें क्या हैं? त्रिरत्न मानी जाती हैं जैन धर्म की। ठीक है, आगे देखिए। जैन धर्म के प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? आगम, कल्पसूत्र, तत्वार्थ सूत्र, ये तीन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पेज है आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए, तीन हमारे तीर्थंकर हुए पहले। टोटल जो तीर्थंकर हुए हैं वो 24 हुए हैं, यहाँ पे लिख लो, टोटल हुए हैं 24, जिसमें पहले हैं ऋषभदेव, 23 में है पार्श्वनाथ और 24 में है महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कितने वर्षों में प्राप्त हुआ था? जो मैंने आपको बताया था कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था वो 12 वर्षों में हुआ था, तो वो कौन सा ज्ञान है? कैवल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? क्या मुख्य सिद्धांत यज्ञ करना है? नहीं। क्या मुख्य सिद्धांत भक्ति करना है? नहीं। क्या मुख्य सिद्धांत तपस्या करना है? नहीं। मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स पर देर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन मैंने क्लास 3rd में आपको कराया है, और इसी रिवीजन के लिए मैंने क्लास 4th में भी इसको डाल लगा है। तो कितने मेंबर्स थे हमारे? 389। जब पार्टीशन के बाद ये कितने रह जाते हैं? 299। जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है उसके बाद हमारे कितने बचते हैं? 299। लेकिन इसमें पूछा गया संविधान सभा में कुल कितने मेंबर्स थे, तो 389। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड, संविधान सभा से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। जैसे हुआ क्या था कि संविधान सभा जब हमारी बनी थी तो संविधान सभा के दो कार्य थे। संविधान सभा के हमारे दो कार्य थे। एक कार्य था संविधान को बनाना, संविधान को बनाना, और संविधान को जो बना रही थी समिति, उसकी जो अध्यक्षता थी वो कौन कर रहे थे? जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो अंग्रेज़ तो उस टाइम तक चले गए थे, तो अब देश की बागडोर भी तो हमारे ही हाथों में थी। तो संविधान सभा का जो हमारा दूसरा काम था वो था संविधान सभा का संसद के रूप में कार्य करना। संसद के रूप में कार्य करना। अच्छा, संसद के रूप में कार्य करना मतलब कि जब अंग्रेज चले गए थे तो देश में कानून व्यवस्था भी तो ज़रूरी है। तो उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारा जो संविधान सभा थी उसने क्या करा था? संसद के रूप में भी कार्य किया था। और जब संसद के रूप में इन्होंने कार्य किया था तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे हमारे जीवी मावलंकर, है ना, मावलंकर। हिंदी में अगर इनको फुल फॉर्म में आप लिखोगे तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और आती है कि हमारी जो संविधान सभा थी उस टाइम पे हमने कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया था। जैसे हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को कब अडॉप्ट किया था? नेशनल फ्लैग, नंबर 1, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, हमने राष्ट्रीय गीत को कब अडॉप्ट किया था? ये सीधा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है, और ये केवल देखने वाली चीज़ है। आप 2 से 4 बार इसको देखोगे, अपने आप से आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत हो गया हमारा, अरे राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय गीत मतलब नेशनल सॉन्ग। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो हमने लिया था, राष्ट्रीय ध्वज को हमने 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को हमने एक दिन ही अपनाया था। उसकी तारीख थी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी
1950। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने आपको प्रारूप समिति के बारे में बताया था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी। तो उसके कुछ सदस्य हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? प्रारूप समिति जो प्रारूप बना रही थी, जो संविधान का प्रारूप बना रही थी, ड्राफ्ट जिसने तैयार किया था, उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, 7 उसमें सदस्य थे। और उसकी जो अध्यक्षता थी B.R. अम्बेडकर साहब कर रहे थे। उसके अन्य 6 सदस्य और कौन कौन से थे? अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा, N. गोपाल स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे, K.M. मुंशी इसके सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। अच्छा, 2 सदस्य और थे, B.L. मित्तल, मित्तल लिखा है इसमें, मित्तल, B.L. मित्तल को रिप्लेस किया था N. माधव राव ने। मतलब अगर पूछता है कि डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि B.L. मित्तल को किसने रिप्लेस किया था, तो B.L. मित्तल को N. माधवराव ने रिप्लेस किया था। और D.P. खेतान को T.T. कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था। मतलब इनकी किसी की मृत्यु हो गई थी, किसी ने जानबूझ के इसको छोड़ दिया था, तो उनकी जगह पे ये हमारे 2 नए सदस्य आ गए थे। चलिए, और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था हमारा 29 अगस्त 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी हमारी जो 8 प्रारूप समिति के अलावा भी हमारी 7 बड़ी समितियां और थीं, उनकी याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हैं कौन कौन सी? संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सलाहकार समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति मैं आपको बता चुका B.R. अम्बेडकर जी, कार्य संचालन नियम समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों से संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू। तो देखो, कहीं भी आपको अगर संघ या फिर राज्य शब्द मिल जाए तो उसकी उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे हमारे नेहरू साहब। कौन? नेहरू जी। देखो, जैसे यहाँ पे आ गया संघ शब्द, यहाँ आ गया संघ शब्द, है ना, यहाँ आ गया राज्य शब्द। तो इनके कौन कौन निकले? इनके जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। बाकी क्या प्रांत से रिलेटेड क्यों? क्योंकि देखो, जैसे हमारा हैदराबाद है, कश्मीर है जूनागढ़ जो रियासत थी, तो ये प्रांत ही तो थे। तो प्रांत को मिलाने का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, तो ये भी नहीं भूल सकते। ठीक है। सलाहकार समिति आप याद कर लीजिए, B.R. अम्बेडकर आपको पता ही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब कार्य संचालन समिति और संचालन समिति ये 2 बस्ती हैं, जिसके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा, नेहरू जी जिसमें संघ आए या राज्य आए, ठीक है। और सरदार पटेल जी हमारे किससे रिलेटेड हो जाएंगे? प्रांतीय, है ना, जो प्रांतीय से रिलेटेड है। जैसे ये हो गई प्रांतीय संविधान समिति, है ना, प्रांतीय संविधान समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये दोनों रही, कार्य संचालन समिति और संचालन समिति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ पूरा। देखो, बीमारियाँ हैं क्या? बीमारियों से तात्पर्य क्या है? देखो, जब हमारा शरीर का कोई अंग या फिर हमारा पूरा ही शरीर किसी कार्य को करने के लिए हम असमर्थता महसूस करते हैं, मतलब हमें शक्ति नहीं होती, तो हमारा जो शरीर है वो कैसा होता है? ग्रस्त हो जाता है, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अब ये बीमारियाँ कैसी भी हो सकती हैं, कितनी भी बड़ी लेवल की हो सकती है, कितने भी छोटे लेवल की हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बीमारियों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से करते हैं, एक संक्रमण रोग और एक असंक्रमण रोग। संक्रमण रोग क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रमण रोग की, कि भैया संक्रमण रोग ये होता क्या है। तो संक्रमण रोग क्या होता है? जब कोई भी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ही फैल सकता है? चाहे तो देखो, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ तुम हो, ठीक है, मैं संक्रमण रोग की बात कर रहा हूँ। जैसे ये भाई साहब बैठे, हमने यहाँ से छींका, जब हमने यहाँ से छींका और वो छींक की बूंदें तुम्हारे ऊपर गिर गई, तो और हमें संक्रमण रोग है, तो वो संक्रमण रोग तुम में भी फैल सकता है। सेम चीज़, हमारा झूठा पानी तुमने पी लिया, संक्रमण रोग में तुम्हें हो सकता है। ठीक है। जिस मच्छर ने हमें काटा उस मच्छर ने ही तुम्हें काट लिया, संक्रमण रोग हो सकता है। हम संक्रमित हैं, हमारे संपर्क में तुम कैसे भी आते हो तो तुम्हें भी संक्रमित रोग हो सकता है। अभी संक्रमित रोग फैल कैसे कैसे सकते हैं? ये वायु के द्वारा, जल के द्वारा, मच्छर के द्वारा, फूड के द्वारा, है ना, संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से
हो सकते हैं। अब ये रोग होते कौन कौन से हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, क्षय रोग, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज़ हो गया या एड्स हो गया। ठीक है, चलो दूसरे बचते हैं असंक्रमण रोग। असंक्रमण रोग क्या होते हैं, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, चाहे तो हमारे संग खाना खाओ, चाहे तुम हमारा पानी पियो, चाहे हमारे संग संपर्क में आओ कैसे भी, है ना, तब भी ये नहीं फैलते। तो ये कैसे हो जाते हैं असंक्रमण रोग। जैसे मधुमेह, मधुमेह डायबिटीज़ जिसको हम बोल देते हैं शुगर, है ना, कैंसर है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, मोटापा है, ये सब कैसे हैं असंक्रमण रोग हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा रोगों का वर्गीकरण रोगाणुओं के आधार पर कैसे होता है। ठीक है, तो रोगाणुओं के आधार पर ये कैसे हो सकता है। सबसे पहली चीज़, जो रोग हमारे बैक्टीरिया से फैलते हैं, बैक्टीरिया से हमारे कौन से, अच्छा, बैक्टीरिया से जो फैलते हैं रोग वो कैसे होते हैं, वो जो बैक्टीरिया से हमारे फैल रहे हैं, अगर मैं बात करूं वो संक्रमण है या असंक्रमण, तो वो संक्रमण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो जो बैक्टीरिया से हमारे रोग फैलते हैं उनमें कौन कौन है प्रमुख, हैजा है, टाइफाइड है, टीबी है, फ्लैग है, निमोनिया है, ये सब हमारे कैसे हैं बैक्टीरिया से फैलने वाले। और बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हमारे कौन से होते हैं, संक्रमण रोग। चलिए दूसरा, वायरस से जो हमें होते हैं, वायरस से कौन कौन से हो जाते हैं साहब, डेंगू है, पोलियो है, एड्स है, कोविड 19 है, रेबीज़ है, खसरा है, और ये सब काई के पार्ट हैं, ये भी संक्रमण के ही पार्ट हैं। दूसरा है प्रोटोजोन से। प्रोटोजोन से क्या होता है, मलेरिया हो गया, अमीवाइसिस हो गया, है ना, स्लीपिंग सिकनेस हो गई, ये सब कैसे हैं प्रोटोजोन से फैलने वाले रोग हैं। दूसरा है कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग कैसे होते हैं, ये कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, तो देखो टैप वर्म संक्रमण, राउंड वर्म संक्रमण, फाइलेरिया, ये सब कैसे हैं कृमि रोग, कृमि जनित रोग होते हैं। अगला है फफूंद। फफूंद से रिलेटेड ये फैलते कैसे हैं, ये फंगी से फैलते हैं। ठीक है, इनमें होता कौन कौन है, दाद हो गया, है ना, एथलीट फुट हो गया, है ना, कैंडी कैंडिडाइलिस हो गया, ये सब कैसे हैं, ये सब हैं हमारे फफूंद से फैलने वाले। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है वो रहता है बैक्टीरिया से और वायरस से फैलने वाले। इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी आप ये पूरा ही पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं, जब आप किसी सैलून पर जाते हैं, है ना, अपने बाल कटाने जाते हैं, शेविंग कराने जाते हैं, तो उसको बोलिए कि वो नया ब्लेड यूज़ करे, है ना, जो ब्लेड है वो नया यूज़ करे, चाहे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वो एक्स्ट्रा लीजिए। उससे क्या रहेगा, जो देखो HIV का हमें नहीं पता कि कहाँ है किस में नहीं है, तो HIV से बचने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चाहे सेविंग आप अपने गांव में बनवा रहे हो, चाहे किसी सिटी में बनवा रहे हो, वैसे तो आजकल हर कोई यूज़ करता है, लेकिन फिर भी छोटे जगहों पर अक्सर देखा जाता है कि वो वही ब्लेड यूज़ कर देते हैं। तो आपको सेम ब्लेड यूज़ करने से बचना है, चाहे 2-5 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं, इसके 2 क्वेश्चंस पहले हम करेंगे। मच्छर से फैलने वाली कौन सी बीमारी है, तो मच्छर से क्या हैजा फैलता है, नहीं, मच्छर से टाइफाइड फैलता है या मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया मच्छर से फैलता है। कुत्ते से क्या फैलता है, ये रेबीज कुत्ते से फैलता है। ठीक है, चलो आगे है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, तो बैक्टीरिया से अभी मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया से क्या होता है, देखो बैक्टीरिया से होने वाले ये तुम्हारे रोग, हैजा, टाइफाइड, टीबी, फ्लैग, निमोनिया, ये सब है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं हम टीबी, है ना। मलेरिया हमारा मच्छर से होता है, एड्स हमारा ये भी काय से होता है, एड्स एक संक्रमण रोग है। डेंगू भी हमारा मच्छर से होता है ना। चलिए, जो एड्स हमारा रहता है वो कैसे होता है, वायरस से। चलो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको मैटर्स के बारे में पढ़ाया था। मैटर्स मतलब पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ाई थी, ठोस, द्रव्य, गैस, और उन्हीं से रिलेटेड आज ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस अवस्था का निश्चित आकार होता है, तो क्या गैस का आकार निश्चित होता है, क्या द्रव्य का आकार निश्चित होता है, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा के बारे में आपको बताऊंगा, ये क्या रहता है प्लाज्मा, जो हमारे जैसे सूर्य वगैरह इन सब में प्लाज्मा ही पाया जाता है कि जो चमकदार होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आकार निश्चित किसका होता है, तो ठोस का आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। द्रव्य में आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, इसमें ना तो आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्या है, चलो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ परमाणु, अणु, ये सब क्या होते हैं।
तो देखिए परमाणु क्या है, परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। जैसे, और ये परमाणु सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होने का क्या मतलब है कि एक ही चीज़ से बना हुआ होगा। जैसे इसके एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, कार्बन है, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। अब होता क्या है परमाणु के बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी तत्व, ये इस परमाणु है, ये जो है ये क्या है, परमाणु है। तो परमाणु की संरचना के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखो जैसे कि होता क्या है कि ये मान लो परमाणु है, वहाँ चित्र में नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो बीच में होता है ये होता है इसका नाभिक। ये क्या है परमाणु का नाभिक। और नाभिक में ही क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में हमारी दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या चीज़, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अच्छा फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि जो ना, ये जो है हमारा, इसमें जो चक्कर लगाते हैं, इसमें क्या होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना तो केंद्र पर स्थित होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसमें चक्कर लगाते रहते हैं, उसके मध्य में स्थित होते हैं। तो ये सब क्या है, रेड वाले हमारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए तीन जो जो हमारा परमाणु तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन रहते हैं वो कहाँ होते हैं, इसके नाभिक में होते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, जो हमारे प्रोटॉन होते हैं उन पर क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है। क्या होता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, इस पर नकारात्मक मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन रहता है वो हमारा क्या रहता है, उदासीन। जो न्यूट्रॉन रहता है वो उदासीन रहता है। इसलिए जो परमाणु हैं वो कैसे माने जाते हैं, उदासीन माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इस पे किसी भी जो हमारा परमाणु है, परमाणु में जो प्रोटॉन रहेंगे वो प्लस रहेंगे और इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो माइनस रहेंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। दूसरी चीज़, किसी भी संख्या का अगर हमें परमाणु क्रमांक निकालना है, क्या निकालना है, परमाणु क्रमांक, तो हम कैसे बताते हैं, जैसे क्या है हमारा हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बारे में हमें निकालना है। या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में हमें निकालना है ना, किसी चीज़ के बारे में हमें निकालना है तो हम वो उस चीज़ को कैसे निकालते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। बताइए बताइए फटाफट। चलिए देखिए, किसी भी, देखो यहाँ समझ लो, जो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और बाद में बचते हैं हमारे न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन रहते हैं वो हमारे उदासीन रहते हैं, ठीक है। अब हमें किसी भी चीज़ का परमाणु क्रमांक निकालना है, क्या निकालना है, परमाणु क्रमांक निकालना है, ठीक है। तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अच्छा सा, और अगर हम प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान। तो क्या निकल के आ जाता है, द्रव्यमान। कभी कभी आपको डायरेक्टली कंफ्यूज कर देता है इसमें कि जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो काय पे निर्भर करता है, तो वो प्रोटॉन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 8 16, यही तो है, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन में हमें पता है कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे,
प्रोटॉन कितने होंगे? 8। 8 प्रोटॉन है तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया इसका 8। ठीक है। अब जितने जितने तुम्हारे प्रोटॉन, जितने तुम्हारे प्रोटॉन उतना तुम्हारा परमाणु क्रमांक, और जितने तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो तुम्हारा द्रव्यमान। ठीक है। जैसे इसका अगर हम द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान 8 + 8 होता है, मतलब 16 होता है। तो इसमें प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी 8। समझ गए? चलो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं। जैसे क्या है, परमाणु का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। जे थॉमसन ने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ और यहाँ लिख लो, है ना। इसका सीधा सा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इनकी जो खोज है वो किस किसने करी है? तो इसका सीधा सा वो है फॉर्मूला, क्या है? टी पर नाच। टी पर नाच। टी मतलब, टी मतलब देखो, टी बोल लो या ईंट बोल लो, ईंट पर नाच बोल देते हैं। ईंट, ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, और टा से थॉमसन, थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है। पर मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। और नाच न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, चैडविक। यही देखो मैंने आगे बताया आपको। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, और जेम्स चैडविक ने इसकी न्यूट्रॉन की खोज करी थी। नील्स बोर ने परमाणु का क्या दिया था? मॉडल दिया था। और जो डाल्टन है, डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत आपका दिया हुआ था। अच्छा, अणु क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणु एक रासायनिक बंधन में बन जाते हैं। जैसे हमने क्या करा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ले लिए, तो ये क्या बन गया है? H2। अब H2 क्या बन गया? अणु, क्योंकि इसमें क्या है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, H2O, ये भी क्या? ये भी एक अणु है। इसमें क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है। CO2, सी कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, तो ये भी क्या बन गया? अणु बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? हाँ, परमाणु क्या है? व्हाट इज अ एटम? परमाणु क्या है? परमाणु कोई धातु है ना, परमाणु कोई मिश्रण है ना, परमाणु कोई यौगिक है ना, परमाणु क्या है? तत्व का सबसे छोटा कण। चलो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जेन डाल्टन ने। वो इनने क्या दिया था? इन्हें नाभिक का सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने क्या करा? रदरफोर्ड ने क्या है? ईंट पर नाच। पा, पा मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लिंक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? तो परमाणु के केंद्र को इलेक्ट्रॉन कहोगे ना, परमाणु के केंद्र को कक्ष कहोगे ना, परमाणु के ऊर्जा स्तर कहोगे ना, क्या कहोगे? नाभिक। जैसे मान लो ये है कोई परमाणु है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी कक्षाएं हैं, तो ये अंदर वाला जे क्या हो गया? जे हो गया तुम्हारा नाभिक। जे जे, जे ये जो है ये क्या हो गए? कक्ष हो गए। समझे? अब इन्हीं में जो चक्कर लगा रहे हैं वो कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो प्रोटॉन और जो तुम्हारे न्यूट्रॉन है वो कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, लास्ट में मैं एक घोषणा और करना चाहूँगा, जिसमें क्या है कि हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। हमारी जो टीम है, हमारे जो परिवार है, वो 50 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। इसी को जैसे ही ये 500 हमारे हो जाते हैं, जिस दिन हमारे 500 कंप्लीट हो जाते हैं, मैं एक नई सीरीज़ पे और लेके आऊँगा। एक नई सीरीज़, नई सीरीज़ वो हो सकती है साइंस, साइंस स्पेशल हो सकती है वो, है ना, या वो रीजनिंग स्पेशल हो सकती है, वो मैथ्स स्पेशल हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आप लोग पे, आप लोग की कमेंट्स पर कि आप किस में चाहते हैं। बहुत ही फेमस टीचर्स के द्वारा आप चाहेंगे तो उसको मैं भी पढ़ा सकता हूँ। आपको जो सीरीज़ चाहिए रहेगी वो हम पढ़ाएंगे, वो हम करेंगे। और इस बार हमें अग्निवीर में हमारे अगर 100 स्टूडेंट बनते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 हमें रिज़ल्ट देना है।
और ये रिज़ल्ट कैसे आएगा, पीडीएफ में आपका नाम कैसे आएगा, पीडीएफ में आपका नाम आएगा इस पीवाईक्यू सीरीज़ के थ्रू। अगर आप इसको करते रहेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि इस सीरीज़ को करने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।